स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा समाजवाद। दोस्तों समाजवाद क्या है, कैसे ये दुनिया के सामने आई, किन विचारों का समूह है ये, इन सब पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। समाजवाद का उदय जो है एक विचारधारा के रूप में दोस्तों 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ है। कब हुआ है? 19वीं और 20वीं शताब्दी में। यह पूंजीवादी विचारधारा की विपरीत विचारधारा है, यानी जो पूंजीवादी विचारधारा है उसके जस्ट ऑपोजिट। किस प्रकार से है दोस्तों कि पूंजीवाद जो है वो व्यक्ति पर फोकस करता है, व्यक्ति को केंद्र मानता है और वह चाहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, जैसा वो चाहे करने दे। लेकिन समाजवाद जो है वो इस प्रकार की बात नहीं करता है। समाजवाद बात करता है समाज की, पूरे संपूर्ण समाज की। ऐसा समाज जहाँ किसी प्रकार का शोषण ना हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। समाजवाद का अर्थ है दोस्तों शोषण रहित समतामूलक मतलब समानता पर आधारित और राज्य की स्थापना करना है। यानी समाजवाद एक इस प्रकार से विचारधारा रख रहा है अपना कि ऐसा राज्य हो, ऐसा समाज हो जहाँ किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं हो और समतामूलक यानी सबके साथ सम्मान व्यवहार किया जाए। तो ये स्वतंत्रता और समानता दोनों में से देखें तो ये इसका झुकाव थोड़ा समानता की तरफ है। अनेक देशों ने अपने संविधान में भी समाजवाद को जगह दी है। जैसे भारत की भी बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जो है वो समाजवाद शब्द जोड़ा गया है और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व अगर देखें तो वो समाजवाद की स्थापना की ओर इंगित करते हैं। अब हम देखते हैं समाजवाद क्या है, इसका कैसे विकास हुआ। ये तो इसकी पृष्ठभूमि है दोस्तों। समाजवादी अवधारणा का विकास प्राचीन काल से अगर देखें तो कैसे इसका विकास हुआ है, तो प्राचीन काल में यूनान से अगर बात करें तो वहाँ पर एक दर्शन था स्टोइक दर्शन, यानी कुछ लोगों का समूह एक प्रॉपर एक विचारधारा का समर्थन करने वाले। तो वो जो लोग हैं, देखिए उस समय समाजवाद शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा था। समाजवाद एक आंदोलन कह सकते हैं, समाजवाद एक तरीके की विचारधारा कह सकते हैं, लेकिन ये जो शब्द हैं वो बाद में मिला है। तो उस समय ये स्टोइक दर्शन वाले जो लोग हैं वो आर्थिक समानता की बात करते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे। और ये समाजवाद के दोनों ही प्राण तत्व हैं दोस्तों। यानी समाजवाद का अगर कोई आधार है आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि समाजवाद बहुत पुराना है। जितनी पुरानी सभ्यता है उतना ही पुराना समाजवाद है और इसकी जो जड़ें हैं वो यूनान में देखी जा सकती है। मध्यकाल की बात करें तो वैसे बहुत सारे विचारकों के विचारों में ये बातें देखने को मिल जाती है दोस्तों। लेकिन मध्यकाल की अगर बात करें तो थॉमस मूर ने एक ग्रंथ लिखा था यूटोपिया। यूटोपिया पूरा आदर्शवाद से भरा पड़ा है दोस्तों। 1516 ईस्वी में ये ग्रंथ लिखा गया था और इसमें एक आदर्श राज्य का चित्रण, आदर्श का मतलब ये कि एक कल्पना की गई है कि ऐसा राज्य होना चाहिए जहाँ कोई गरीबी नहीं है, कोई किसी प्रकार का अन्याय नहीं है, सब लोग सुखी हैं। तो इस प्रकार से एक काल्पनिक ग्रंथ लिखा गया और कहा गया कि ये सबसे अच्छा राज्य है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो उसमें जो है वो समाजवादी राज्य देखा जा सकता है। यानी समाजवाद राज्य किसे कहेंगे? समाजवादी राज्य जहाँ किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो, सभी को समानता के साथ व्यवहार हो। तो ये फिर से मध्यकाल में। और फिर 17वीं शताब्दी में बेकन ने एक ग्रंथ लिखा था न्यू अटलांटिस नामक ग्रंथ में भी जो है समाजवादी विचार देखे जा सकते हैं। फिर अगर हम देखें तो 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो ये जो समानता है और ये स्वतंत्रता है दोस्तों, ये बात करता है आर्थिक समानता की। ये बात करते हैं समाज में व्याप्त जो शोषण है, जो अन्याय हैं, उसके खिलाफ आवाज़ थी। तो कहीं ना कहीं ये समाजवाद की ही बात कर रहे हैं जो इसमें अंतर्निहित हैं। यानी समाजवाद की एक लड़ाई कह सकते हैं फ्रांस की क्रांति को। इसके बाद में फ्रांस के समाजवादी जो विचारक हुए हैं, समाजवादी विचारक किसको कहेंगे दोस्तों? पहले ये भी देख लेना, जो जिसके विचारों में ऐसे विचारों जो आर्थिक समानता की बात करते हो, जो
पूरे समाज की बात कर रहे हो, ऐसे समाज की बात करो जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, शोषण ना हो, सभी लोगों को न्यूनतम जीवन की जो आवश्यकता है वो बहुत अच्छे से पूरी हो, व्यक्ति की गरिमा की बात हो, उसको इज्जत मिले, ये इस प्रकार की बात करने वाला विचारक समाजवादी विचारक हैं। बाद में फ्रांस के जो समाजवादी विचारक हुए हैं बेबियफ और ब्लैंकी, 19वीं शताब्दी की अगर बात करें तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्पष्ट एक विचारधारा के रूप में आने लगा है समाजवाद। तो सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन, ये जो विचारक हैं वो समाजवादी विचारक के तौर पे जाने जाते हैं, और बहुत सारे हैं। और बाद में समाजवाद भी अनेक श्रेणियों में बढ़ जाता है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में केवल समाजवाद पर चर्चा करूंगा, जो आधार हैं आपको समझ में आएगा कि समाजवाद क्या है। बाकी आगे जाकर समाजवाद भी जिस प्रकार अनेक नदियां जो हैं अलग अलग रास्ते पे होके समुद्र तक पहुंचती है, तो ये रास्ते अलग हैं, जो जो भी इसकी श्रेणियां हैं, चाहे श्रमिक हैं, चाहे श्रेणी समाजवाद है ना, तो इस प्रकार से मार्क्सवादी समाजवाद है। ये सब समाजवाद का उद्देश्य ये है कि समाज को शोषण रहित बनाना, लेकिन इन्होंने अलग अलग रास्ते दिए। कोई कह रहा है क्रांति के माध्यम से करो, कोई कह रहा है कि श्रमिकों के हाथों में सत्ता सौंपो, कोई कह रहा है कि नहीं संसद के प्रति उत्तरदायी। तो ये अलग मैटर है। फिलहाल हम यहाँ पे समाजवाद को समझना है कि समाजवाद क्या है। रॉबर्ट ओवन तो दोस्तों बिजनेसमैन था ये, और इसने निजी संपत्ति का विरोध किया था। एक बिजनेसमैन होते हुए इस प्रकार के विचार रखना अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूंजीवादी दोषों को दूर किया है, यानी जो पूंजीवाद में जो कमियां थी, जो दोष थे, उनको दूर किया, और सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात कही। किसकी? संपूर्ण समाज की, क्योंकि व्यक्ति उसी समाज की एक इकाई है, अनेक व्यक्ति मिलकर एक समाज बनता है। पूंजीवाद केवल व्यक्ति पर जोर देता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, राज्य जो हैं कम से कम शासन करें, यह आवश्यक बुराई है। लेकिन समाजवाद कहता है कि नहीं, व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति की बात नहीं करता, वो संपूर्ण समाज की बात करता है कि सारे जो समाज के संसाधन हैं वो सब, उस पर नियंत्रण समाज का होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, सब लोगों के हित की बात होनी चाहिए। फिर देखिए प्रुंदो ने बुक लिखी थी व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, संपत्ति क्या है। उसमें उन्होंने निजी संपत्ति के ऊपर प्रहार किया और निजी संपत्ति को चोरी की संज्ञा दी है, चोरी बताया है कि निजी संपत्ति जो है वो हर समस्या की जड़ निजी संपत्ति। किसने कहा? प्रुंदो ने। इसके अलावा और समाजवादी विचारकों हम देखते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, GDH कॉल, जॉर्ज सोरेल। इस प्रकार से एक बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों। तो मैंने कुछ समाजवादी विचारकों के यहाँ पे नाम उल्लेख करने की कोशिश की है। फिर उसके बाद में समाजवाद को जो रफ्तार मिलती है, या एक तरीके से देखें कि एक ग्राउंड मिला, एक ज़मीन मिली समाजवाद को उभरने की, वो मिला है औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है, लोग शहरों में जाते हैं, शहरों में बस जाते हैं। इससे एक नया वर्ग पनपता है शहर में, श्रमिक वर्ग। और ये श्रमिक वर्ग जो श्रमिकों की बात कर रहा है, मजदूरों की बात कर रहा है, इनकी दयनीय हालत हो जाती है, क्योंकि जो पूंजीपति जो लोग हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से सारा धन कमा के जो अतिरिक्त लाभ हैं वो खुद ले जाते हैं। तो अनेक विचारक हुए जो इसकी आलोचना की, नए नए रास्ते दिखाए, जैसे कार्ल मार्क्स वगैरह है ना, तो सब ने आलोचना की। तो इससे जो है वो समाजवाद निकल के आया कि व्यक्ति की जगह हमें किसका हित साधना है? समाज का, संपूर्ण समाज को ध्यान देना है। तो इसीलिए ये जो एक ग्राउंड मिला, एक ज़मीन मिली, समाजवाद प्रॉपर एक रूप धारण करने लगा। ये सब इंग्लैंड की बात है दोस्तों। तो इंग्लैंड में ये सब कुछ हो रहा था, इसलिए समाजवाद का जो घर है वो इंग्लैंड को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखना आप। समाजवाद का घर इंग्लैंड क्यों कहा जाता है, इसके पीछे हमने देखा है औद्योगिक क्रांति एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत में भी समाजवादी विचारक हुए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, है ना, बहुत सारे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब देखते हैं, ये तो हुआ समाजवाद की पृष्ठभूमि देखी, उसका विकास। अब हम समझते हैं कि समाजवाद है क्या। वैसे इसकी आलोचना में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि ये एक अस्पष्ट विचारधारा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे जो अस्पष्ट विचारधारा का आरोप लगाया जाता है, हम स्पष्ट शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि समाजवाद है क्या, ये किसकी बात कर रहा है। तो समाजवाद दोस्तों समाज के समस्त संसाधनों पर
समाज का नियंत्रण चाहते हैं, है ना। वो चाहते हैं कि समाज के जितने भी संसाधन हैं, संसाधन किसे कहते हैं, हर वह वस्तु संसाधन है जो हमारे काम आए। जैसे आप पेन से लिखते हो, पेन आपके लिए संसाधन है। आप पानी पीते हो, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही पानी से, तो पानी जो है वो संसाधन है। तो इसी प्रकार से जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, हर वो वस्तु, हर वो चीज़ जिससे हमारा जीवन आसान हो रहा है, वो हमारे लिए संसाधन है। फिर प्राकृतिक संसाधन, जिसने जो प्रकृति ने दिए। मानवीय संसाधन यानी मानव खुद एक संसाधन है, बहुत सारे इंसान हमारे काम आ रहे हैं, तो मानवीय संसाधन। ऐसे जल, वायु, ये सब संसाधन है दोस्तों। तो समाजवाद ये कहता है कि समस्त संसाधन, उस पर नियंत्रण किसका हो, उन संसाधनों पर समाज का हो। तो इसके कुछ उदाहरण भी मैंने निकाले हैं दोस्तों आपके लिए, ताकि आपको आसानी समझ में आए। कुछ संसाधन हैं जिस पे पूरे समाज का नियंत्रण है। जैसे देखिए तालाब, किसी गांव में जो तालाब होता है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, वो पूरे गांव वालों का होता है, पूरे समाज का उस पर नियंत्रण होता है। खेल का मैदान, पूरे गांव के बच्चे, पूरे उस क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उस खेल के मैदान में खेलते हैं, वो किसी एक व्यक्ति का खेल का मैदान नहीं है। जैसे सार्वजनिक पार्क, वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने फिरने बैठने, है ना। तो ये जो कुछ मैंने उदाहरण यहाँ आपके लिए समझने के लिए रखे हैं, आपको बेहतर समझ में आया होगा इन उदाहरणों के माध्यम से। ये किसी एक व्यक्ति के नहीं है, पूरे समुदाय का इस पर नियंत्रण रहता है, और पूरे समाज के लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो पहला पॉइंट, समस्त संसाधनों पर ये विचारधारा किसका नियंत्रण चाहती है, कि कौन कंट्रोल करें, समाज कंट्रोल करें। दूसरा, समतामूलक समाज, यानी ऐसा समाज जो समानता पर आधारित हो, जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी प्रकार का शोषण ना हो। और ये इस समाज की जो स्थापना है वो कैसे होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से, यानी लोकतंत्र के माध्यम से होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे कार्ल मार्क्स ने यह कहा था कि समतामूलक समाज तो हो, लेकिन उसने यहाँ पे बताया था कि क्रांति से ऐसा समाज आए, क्रांति के माध्यम से ये स्थापित हो, लेकिन वो मार्क्सवादी समाजवाद कहलाता है। तो ये जो नॉर्मली जो समाजवाद की हम बात करते हैं, वो लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास करते हैं कि बिना खून खराबे के ऐसा समाज स्थापित हो। राजनीतिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये उदारवादी दर्शन की बात करता है, उसकी कुछ बातों को मानते हैं, जैसे मानव की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। और राज्य की अगर बात करें तो ये लोक कल्याणकारी राज्य में विश्वास करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य ऐसा राज्य है जो जनता के हित में, उसके कल्याण में अधिक से अधिक कार्य करें, जैसे सड़कें बनाना, अस्पताल बनाना, विद्यालय बनाना, है ना, पार्क बनाना, खेल के मैदान तैयार करना, सार्वजनिक बसों का संचालन करना, ये परिवहन जो हैं ये इनका संचालन करना, ये सारे कार्य हैं ताकि जनता के हित को बेहतर तरीके से समायोजित किया जाए। फिर हम देखते हैं कि समाजवादी राज्य, अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा होगा। दो विरोधी विचारधाराओं को जब मिलाते हैं तो दोनों के जो कमियां हैं उनको छोड़ते हैं, और दोनों के जो अच्छे बिंदु हैं उनको मिलाएंगे तो एक समाजवादी राज्य अपने आप बन जाता है। जैसे पूंजीवादी राज्य और साम्यवादी राज्य। पूंजीवाद का विरोधी जो विचारधारा आई थी वो साम्यवादी विचारधारा आई थी दोस्तों। साम्यवाद पूंजीवाद के बिल्कुल विपरीत विचारधारा है। और साम्यवाद ने ये कहा था कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद का नाश हो, क्रांति के माध्यम से पूंजीपतियों को समाप्त करके फिर समाजवाद, फिर साम्यवाद आएगा। तो यहाँ पे पूंजीवाद जो है वो व्यक्ति पर जोर देता है, निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं। साम्यवादी जो है निजी संपत्ति का उन्मूलन करना चाहते हैं, राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। तो उसके बीच का जो एक रास्ता निकल गया वो है समाजवादी राज्य। ये समाजवादी राज्य जो है वो निजी संपत्ति को समाप्त करने के पक्षधर तो नहीं है, पर उसको नियंत्रण जरूर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इतनी निजी संपत्ति भी नहीं बढ़ जाए कि समाज में शोषण बढ़ जाए, कि उससे किसी व्यक्ति का शोषण हो। यह व्यक्तिवाद की विरोधी विचारधारा। व्यक्तिवादी विचारधारा किसको कहते हैं, जिसके केंद्र में व्यक्ति हो, हर बात वो व्यक्ति को ध्यान में रखकर अपने विचार रख रहे हो। तो ये उसकी विरोधी विचारधारा है, क्योंकि समाजवाद व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, संपूर्ण समाज की बात कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो समाजवाद एक प्रगतिशील आंदोलन है। प्रगतिशील आंदोलन जो लगातार समय के साथ अपने आप में बदलाव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और समाज के हित की बात कर रहा है। समाजवाद एक रास्ता है जो लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना, खास करके ध्यान देना दोस्तों,
आर्थिक और सामाजिक, जबकि उदारवाद किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है? राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल देता है। व्यक्ति की गरिमा की रक्षा, तो ये संपूर्ण समाज की बात कर रहे हैं। और समाज में भी किस प्रकार की बात? सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कर रहा है, व्यक्ति की गरिमा की बात कर रहा है। अब हम समाजवाद की प्रमुख मान्यताएं क्या है, कि क्या मानता है, या कैसा एक हम किसी सिस्टम को देखेंगे तो हमें कैसा पता चलेगा कि यहाँ समाजवाद है या नहीं है। तो ये क्या मान्यताएं हैं वो देखते हैं। पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही अतिवादी विचारधारा हैं, ऐसा समाजवाद का मानना है। तो समाजवाद ने इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग निकाला है कि पूंजीवाद जहाँ आर्थिक शोषण चरम पर होता है, असमानता व्याप्त होती है, लेकिन वो राजनीतिक क्षेत्र में जो हैं वो सत्ता का परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं। तो जो कमज़ोर पक्ष थे, आर्थिक शोषण और असमानता, उसको उन्होंने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। साम्यवाद जो हैं वो धर्म और नैतिकता का विरोध करते हैं। तो यहाँ साम्यवाद यानी दोनों की जो कमियां हैं उनको पीछे छोड़ते हुए दोनों की अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ रही है ये विचारधारा। और साम्यवाद हिंसा का समर्थन करती है। साम्यवाद तो क्रांति का समर्थन करते हुए ये कहते हैं कि राज्य समाप्त होगा, पूंजीपतियों का शोषण होगा, फिर जो है सर्वहारा वर्ग के हाथ में सत्ता आएगी, तो वो हिंसा का समर्थन करते हैं। तो समाजवाद हिंसा का भी, इसके भी खिलाफ में, और अधिनायकवाद का भी खिलाफ हैं। तो पहली जो मान्यता है वो ये है कि पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही अतिवादी विचारधारा हैं, इन दोनों के रास्ते पे हम नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने एक नया मार्ग दिया। फिर जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास, की जो शासन व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक होनी चाहिए, लोगों की मर्जी से शासन चलना चाहिए, लोगों की मर्जी से ही उसमें परिवर्तन होना चाहिए, बिना खून खराबे के। फिर मानवता में विश्वास, मानवता में विश्वास में देखिए दोस्तों कि साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों में जो मानव को माना गया है वो माना गया है आर्थिक प्राणी, जबकि मानव केवल आर्थिक प्राणी नहीं है, मानव के जीवन के अनेक पहलू हैं। वह सामाजिक प्राणी भी है, राजनीतिक प्राणी भी है, आर्थिक प्राणी भी है, लेकिन इन दोनों में जो हैं, दोनों विचारधाराओं केवल आर्थिक प्राणी मानकर अपने विचार रखे गए हैं। समाज को एक दिशा देने की कोशिश की गई है, केवल किस आधार पर कि मानव एक आर्थिक प्राणी है, वो केवल उत्पादन करता है, एक मशीन माना गया है। जबकि समाजवाद कह रहा है कि व्यक्ति एक नैतिक प्राणी है, उसमें आदर्श होते हैं, उसकी आशाएं होती है, वह सामाजिकता निभाता है, उसमें बंधुत्व होता है। तो इस प्रकार से हम केवल आर्थिक प्राणी मानकर समाज को दिशा नहीं दे सकते हैं। आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का समर्थन भी करता है समाजवाद, क्योंकि इससे मानवीय गरिमा को सम्मान मिलता है, मानव को एक एहसास होता है कि जीवन जो है आर्थिक क्षेत्र से बाहर भी कुछ हैं। वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग पर बल, ये जो है साम्यवादी विचारधारा पर प्रहार करके उसके खिलाफ हैं, क्योंकि साम्यवाद ये मानता है कि जितना भी इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समाज में हमेशा दो वर्ग रहे हैं, एक वर्ग जो अल्पसंख्यक हैं, संख्या में कम है, लेकिन संपूर्ण जो शक्ति है समाज की उसके पास रही है, और वो दूसरे जो एक बहुसंख्यक समुदाय हैं, जो गरीब जनता है, जो मजदूर हैं, उनका अन्याय जो है, उनके ऊपर अन्याय क्या है। तो इसके स्थान पर उन्होंने कहा कि वर्ग संघर्ष नहीं, बल्कि हम किस पर सहयोग देते हैं? वर्ग सहयोग पर, कि समाज जो चलता है वो सहयोग से चलता है, संघर्ष से नहीं चलता है। और आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का पक्षधर, ये जो हैं पक्ष, राजनीतिक पक्ष जो हैं पूंजीपतियों से लिया गया है, उदारवादी विचारधारा से लिया गया, और आर्थिक पक्ष लिया गया है साम्यवाद से। इन दोनों को मिला के ये संतुलन बनाने की कोशिश है, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का पक्ष है। उत्पादन और वितरण पर जनतांत्रिक नियंत्रण हो। जनतांत्रिक नियंत्रण का तात्पर्य है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का नियंत्रण हो। ये दोस्तों उत्पादन और वितरण क्या है? जैसे समाज में कितना उत्पादन होना चाहिए, जैसे कारें बन रही है, कितनी बननी चाहिए? तो आजकल अगर पूंजीपति देशों में तो ये है कि जितना वो उद्योग के मालिक है वो जितनी चाहेंगे वो उत्पादन कर सकते हैं, जैसे उनको भाव बढ़ाने हैं। तो जितनी डिमांड है, मान लो 100 कारों की मांग समाज में है, तो 50 ही बना के तैयार रखेगा। उससे क्या होगा? मांग बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों को चाहिए तो फिर उसकी कीमत बढ़ जाएगी। यानी ये उत्पादन और वितरण, इस पर नियंत्रण किसका है? लोगों का, उद्योगपतियों का है, पूंजीपतियों का है। और वहाँ पे क्या होता है फिर कि बहुत सारे पूंजीपति अपने अपने हिसाब से कारों का उत्पादन करते हैं, या हर
यहाँ उत्पादन का मतलब है हर चीज़, जैसे अनाज का उत्पादन, उद्योगों का जितनी भी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं, हर वस्तु का जो उत्पादन है वो लोग या पूंजीपतियों के हाथ में रहता है। लेकिन समाजवाद कह रहा है कि ये जनतांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए, यानी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। और ये जो उत्पादन हो रहा है इसका लक्ष्य लाभ नहीं होना चाहिए बल्कि समाजीकरण होना चाहिए। यानी समाज को कितनी ज़रूरत है, आज अगर हम देखते हैं तो बाजार जो हैं भरे पड़े हैं, आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए वहाँ मार्केट भरे पड़े हैं, कब बिकेंगे कैसे बिकेंगे किसी को मतलब नहीं है। हर इकाई जो उत्पादन की इकाई है, उद्योग है, वो लगे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। तो ये जो उत्पादन का लक्ष्य है उनका, वो मुनाफा कमाना है। जबकि समाजवाद कह रहा है कि इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, समाजीकरण, यानी समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उत्पादन होना चाहिए। समाजीकरण, उद्योग चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के हो यानी सरकार के हो या निजी क्षेत्र के, उन पर जो नियंत्रण की व्यवस्था है वो राज्य के निर्देशानुसार होनी चाहिए, यानी राज्य के निर्देश के अनुसार उत्पादन होना चाहिए। और उद्योगों का संचालन सामाजिक हितों की पूर्ति हो, यानी समाज के हित सर्वोत्तम हो, उसका ध्यान रखा जाए और उत्पादन हो। पूंजीपति निजी संपत्ति के प्रबल समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि निजी संपत्ति पर खुली छूट दे दो। साम्यवाद ये कहता है कि निजी संपत्ति का उन्मूलन कर दो, समाप्त कर दो। तो ये जो समाजवाद है इन दोनों के बीच की विचारधारा फिर से निकाला है और कहा कि संपत्ति, जो निजी संपत्ति है वो असीमित संग्रह के विरुद्ध है। ये कि जो असीमित संग्रह है वो नहीं होना चाहिए, निजी संपत्ति की छूट हो, लेकिन जब संपत्ति एक हद से ज़्यादा बढ़े तो उस पर टैक्स लगाकर उसको नियंत्रण करना चाहिए, और जो टैक्स का पैसा है उसे समाज के कमज़ोर तबके पर खर्च किया जाना चाहिए, ताकि जो आर्थिक विषमता है समाज में, एक आर्थिक खाई है, उसको कम पर रखें। और ऐसा नहीं हो कि इतनी ज़्यादा खाई बढ़ जाए कि समाज में शोषण व्याप्त हो जाए। और श्रेष्ठ मानव जीवन का लक्ष्य, समाजवाद कह रहा है कि हमारा जो सबसे बेस्ट जो लक्ष्य हैं वो ये हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन खुशमय हो, बहुत अच्छा हो, दुखों से दूर हो, आत्मनिर्भर हो। राज्य का लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन। और समाजवाद जो पूंजीपति कहते हैं कि राज्य बुरा है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक इसलिए बताए कि व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी जो है राज्य दे सकता है, बस इससे ज़्यादा राज्य को कोई हक नहीं बनता कि कोई जो है इंटरफियर करें। और साम्यवादी कहते हैं कि समस्त समस्याओं की जो जड़ है वो राज्य, इसलिए राज्य को समाप्त कर दो। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य कहता है कि राज्य जो है वो अच्छा है, ये लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है, यानी ऐसा राज्य हो जो लोगों के हित के काम, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई वाले काम करें। फिर देखिए समाज जो है वो समाजवाद का मुख्य अवयव है, यानी समाजवाद की जो विचारधारा है, समाजवाद में जो बात कही गई है, जिन जो विचारों का समूह है, उसके केंद्र में अगर कोई एक शब्द आपको ढूंढने पर मिलेगा वो है समाज। यानी हर बात वो समाज को ध्यान में रखकर बात कहेंगे। समाजवाद समाज के सभी वर्गों के सहयोग से विकास को बढ़ाना चाहते हैं, वो कोई तबके को पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि सभी लोगों को साथ लेकर चलना है, सभी लोगों के विकास का ख्याल रखना है, सभी लोगों के जीवन को ध्यान में रखना है। फिर देखिए समाजवाद के प्रमुख तत्व, अनियंत्रित बढ़ती निजी संपत्ति पर कर लगाकर नियंत्रण करना, यानी जो निजी संपत्ति है वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसको कंट्रोल में करना जरूरी है। यानी ये निजी संपत्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस इतने भी समर्थक नहीं है कि निजी संपत्ति को खुली छूट दे देते हैं। ये कह रहे हैं कि होनी चाहिए लेकिन एक लिमिट तक। काले धन पर रोक लगाना, काले धन क्या होता है दोस्तों, जो पैसा हम सरकार से छुपाते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं या सरकार को अपनी आमदनी में नहीं दिखाते। जैसे एक सरकारी नौकर है, मान लो वो सालाना 6 लाख रुपए कमाता है, उसकी जो सैलरी है, या बिजनेसमैन है जो कमाता है, दिखाता है कि मैं साल के 6 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ये 5 लाख कमा रहा हूँ। अब उसके अलावा वो पैसा कमाता है कहीं और से, और वो स्रोत सरकार से छुपाता है और टैक्स में दिखाता नहीं कि मैं इतने कमाए। जो एक्स्ट्रा कमाए वो एक्स्ट्रा में रखता है, चाहे वो उसने रिश्वत ली है या साइड जॉब की है। तो वो जो साइड इनकम उसकी है वो काला धन है दोस्तों। यानी वो शो ही नहीं हो रहा कि उसकी इनकम ही नहीं दिखाया जा रहा है, वो प्रचलन में ही नहीं है, सरकार को पता ही नहीं है कि इस पैसे का लेन देन हो रहा है, तो वो काला धन है। उस पर रोक लगाना। कृषि भूमि पर जोतने वाले का अधिकार, यानी जो खेती कर रहा है किसान, उसी का उस जमीन पर अधिकार होना चाहिए, ये समाजवाद कह रहा है।
उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण का तात्पर्य है कि उद्योग और बैंकों को जो है वो सरकार अपने हाथ में ले लें, राज्य अपने हाथों में ले लें, ताकि उसका जो उत्पादन और वितरण पर जो असली मकसद है कि नियंत्रण हो, वो आसानी से हो सके। निजी उद्योगों का संचालन राज्य के निर्देश पर, और उनका जो संचालन का उद्देश्य वो सामाजिक हित हो, यानी निजी उद्योग भी अगर चल रहे हैं तो सरकार के निर्देश अनुसार काम करें, और उनका भी जो संचालन का जो उद्देश्य है वो सामाजिक हित होना चाहिए, न कि निजी लाभ। आर्थिक असमानता को दूर करना, जिस समाज में अमीरी और गरीबी की जो खाई है, तो अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगा के वो पैसा गरीबों पे खर्च हो, ताकि ये जो खाई है वो कम हो। ऐसा नहीं कि खाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और समाज में जो है आर्थिक विषमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ये समाजवाद कहता है कि इस पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्थिक असमानता को दूर करना, सभी को योग्यता अनुसार रोजगार मिले, उनके अवकाश का प्रावधान हो, उचित पारिश्रमिक मिले, यानी जो मजदूर हैं या जो जो भी वर्ग हैं उनके जितने भी कार्य करवाए जाएं, ऐसा नहीं कि उनका कहीं शोषण हो। कार्य के घंटे निश्चित हो, जैसे 8 घंटे 6 घंटे कितना काम लेना है, उनको बराबर छुट्टी का प्रावधान हो, जितना वो काम करें उनको वेतन भी अच्छे से मिले। ये सब बातें जो हैं समाजवादी राज्य या समाजवादी विचारक इन बातों पर अपने विचार रखें। राज्य लोक कल्याणकारी सेवाओं पर ध्यान दें। आर्थिक विकास हेतु नियोजन को अपनाना, कि जो हमें विकास करना है, आर्थिक विकास वो प्लानिंग के साथ होना चाहिए। नियोजन का मतलब है प्लानिंग। जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, 5-5 साल की योजना बनाई कि हम 5 साल में इतना पैसा इस क्षेत्र में खर्च करना है और ये हमारा लक्ष्य, ये हमें प्राप्त करना है। तो ये समाजवादी राज्य की प्रमुख तत्व हैं। अब देखते हैं गुण, क्या अच्छी बातें हैं समाजवादी राज्य की या समाजवादी विचारधारा की। समाजवादी विचारधारा में या समाजवादी व्यक्ति और समाज दोनों के हितों का ध्यान रखा जाता है, दोनों के हितों की सुरक्षा प्रदान की जाती है। अतिवादी विचारधाराओं के दोषों को दूर, कि दुनिया में जो पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा दोनों अतिवादी हैं, हम उन दोनों अतिवादियों से बचते हुए एक संतुलन पूर्वक जीवन जी सकते हैं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात पर बल देते हैं समाजवादी, कि व्यक्ति का हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, हर क्षेत्र में जो है अच्छे विकास को प्राप्त करें। और सामाजिक हित में निजी संपत्ति को सीमित करना, कि निजी संपत्ति पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, सीमित करने पर ये बल देते हैं। मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने हेतु नैतिकता में विश्वास करते हैं ये, यानी जो अच्छी नैतिक शिक्षा है उनको अच्छा मानते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण, न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल तक ये चीज़ें जाएं, लोगों को अधिकार मिलें और वो अपना निर्णय खुद लें। सत्ता की बात करते हैं, सत्ता किसको सौंपना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सत्ता निर्वाचित संसद के प्रति उत्तरदायी का समर्थन, यानी जो है सत्ता, जो चुनी हुई सरकार हैं, वो संसद जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, उनके प्रति जवाबदेही हो, उनको जवाब दे कि हम किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। और समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की समर्थक है ये विचारधारा, कि सामाजिक व्यवस्था जो कैसी होनी चाहिए, समानता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि कोई भेदभाव ना हो, किसी प्रकार का शोषण ना हो समाज में। अब इसमें भी कुछ दोष हैं दोस्तों, कोई भी विचारधारा परफेक्ट नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये सबसे बेस्ट है, तो इसकी भी कुछ कमियां हैं। इसके जो आलोचक हैं उन्होंने इनकी तरफ ध्यान दिलाए हैं कि देखिए कौन कौन सी कमियां हैं इसमें। ये एक स्पष्ट विचारधारा नहीं है, क्योंकि ये दोनों अतिवादी विचारधाराओं को, उनकी कमियों को दूर करते करते एक संतुलन बनाने की कोशिश की है, तो ये एक स्पष्ट विचारधारा नहीं है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, निजी संपत्ति। तो पूंजीवादी जो है वो कहता है कि निजी संपत्ति के मामले में छूट दे दो बिल्कुल, साम्यवादी कहता है कि बिल्कुल ख़त्म कर दो, ये कहता है कि नहीं, इस पर नियंत्रण लगाना चाहिए, सीमित करो। तो अब ये सीमित जो है कितना करना चाहिए, यानी सीमित के मामले में कितना होना चाहिए ये श्योर नहीं है। कोई कहता है कि 10%, कोई कह रहा है 50%, या सबके अलग अलग विचार होते हैं, तो ये एक स्पष्ट विचारधारा नहीं है। विरोधी तत्वों को स्थान दिया, यानी ये एक मौलिक विचारधारा नहीं है। इन्होंने अपना कुछ नहीं, बस दो विचारधाराएं ली, दोनों की कमियों को दूर किया, दोनों की अच्छाइयों को मिलाया, एक नई विचारधारा दे दी। तो आलोचक कहते हैं कि ये मौलिक विचारधारा नहीं है, प्राकृतिक संभावनाओं के विरुद्ध है ये, यानी ये समानता पर बल देते हैं, अत्यधिक बल देते हैं। तो जब व्यक्ति जो मौलिक रूप से स्वतंत्र हैं, जैसे कोई उद्योगपति है,
या कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा काम करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, और एक तरफ कुछ लोग बैठे हैं निठल्ले, तो जो ज़्यादा काम कर रहा है वो ज़्यादा कमाएगा, उससे पैसा टैक्स पे के रूप में लेगा, और दूसरे जो निठल्ले बैठे हैं उनके ऊपर खर्च करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो प्राकृतिक समान, फिर वो व्यक्ति सोचेगा फिर मैं क्यों काम करूं, बैठे बैठे तो मुझे भी मिल जाएगा। तो कुछ आलोचक जो हैं वो ये भी आलोचना करते हैं कि ये समानता पर अत्यधिक बल देते हैं, इससे प्राकृतिक संभावना है कि हर व्यक्ति की क्षमता, हर व्यक्ति की योग्यताएं, बुद्धि, सब कुछ अलग होता है। तो जिसकी जो ज़्यादा क्षमताएं होगी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा और ज़्यादा अचीव करेगा, और ज़्यादा अचीव करेगा। आप ये केवल समाजवाद के नाम से आप उससे छीन रहे हो, ये सही नहीं है। भ्रष्ट व्यवस्था का संरक्षण, समाजवादी राज्य में क्या होता है, सारे जो कार्य हैं वो राज्य अपने हाथों में ले लेता है। लोक कल्याणकारी राज्य के प्रबल समर्थक हैं, और सारे जो काम हैं वो सरकारी नौकरशाह या सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ये होते हैं। तो सरकारी कर्मचारी जो हैं, फिर इसमें रिश्वत बढ़ेगी, भ्रष्टाचार, कार्य जो है समय पे नहीं होगा। जैसे हम देख सकते हैं सड़कों का निर्माण जो है सरकार अगर करती है, कोई बिल्डिंग का निर्माण है, सड़कों का निर्माण है, या जो भी कोई वितरण करना है, तो आपने देखा होगा वहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त होता है, समय पे वो कार्य नहीं हो पाते हैं। तो ये जो है भ्रष्ट व्यवस्था पनपेगी। उपभोक्ताओं के हितों का नुकसान, कि जब निजी संपत्ति पर जो है प्रतिबंध लगाते हैं, और पूंजीपति व्यवस्था में क्या होता है कि हर उद्योगपति चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करूं, अच्छा माल बनाऊं, ताकि मेरा मार्केट में मेरा जो सामान है वो ज़्यादा अच्छे से बिके, मेरे जो प्रोडक्ट हैं, और मैं ज़्यादा मुनाफा कमाऊं। तो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो कम पैसों में, यानी वो चाहता है कि उसकी वस्तु की कीमत भी कम हो और क्वालिटी बहुत अच्छी हो, ये ध्यान रखता है। तो जब ये चीज़ें खत्म हो जाएगी तो राज्य ही बनाएगा। तो राज्य की बनी हुई चीज़ें आपने देखा है कि कई बात सरकारी मार्केट में आप जाते हो दोस्तों, चलिए एक एग्जांपल के द्वारा ये लास्ट वाला पॉइंट आपके समझ आ जाएगा कि दवाइयाँ खरीदते हो। जब आप दवाई खरीदते हो, हॉस्पिटल के अंदर से जो दवाई मिली है, आपके दिमाग में एक क्लिक करता है कि नहीं यार, ये तो सरकारी दवाई है, ये इतनी अच्छी नहीं है, ये इतना असर नहीं करेगी। आप बाहर पैसे खर्च करके जो अच्छी कंपनी की बनी हुई दवा है वो खरीदते हो। तो ये क्या होता है, उपभोक्ताओं के हितों का नुकसान होता है। कि फिर समाजवादी विचारधारा में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, और सारी चीज़ें सरकारी नियंत्रण में होती है, तो फिर वहाँ पे हमें जो अच्छी चीज़, क्वालिटी वाली चीज़ चाहिए वो हमें नहीं मिलती है। फिर देखते हैं भारत में समाजवाद। वैसे भारत में भी प्राचीन काल से ही समाजवाद व्यक्त है, लेकिन समाजवाद शब्द नहीं था, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जैसे यूरोप में और पश्चिम में था। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है केवल न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग थी दोस्तों, बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता और समानता पर बराबर बल दिया जाता रहा है। जैसे अंबेडकर महोदय का जो आंदोलन था, महात्मा गांधी के अछूतों के प्रति जो एक विचारधारा लेके चल रहे थे, और अनेक ऐसे लोग जिन्होंने, जैसे कि शहीद भगत सिंह, उनकी विचारधारा आप देखिए, वो बराबर समाजवादी विचारधारा पर बल दे रहे थे। उनकी विचारधारा में अक्सर आपको ये सुनने को मिल जाएगा कि हमारा मकसद केवल सत्ता हासिल करना नहीं है, या केवल अंग्रेज़ों से छीन के कुछ लोगों को इधर सत्ता ट्रांसफ़र करना नहीं है, बल्कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो शोषण है, उसको भी समाप्त करना है। तो ये कहीं ना कहीं ये समाजवाद को स्थापित करने की एक बात थी। और 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो है वो इसकी मांग थी। और जो स्वराज्य की बात कही गई दोस्तों, वो स्वराज्य न केवल राजनीतिक था, बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्वराज्य की भी बात थी। 1931 में फिर से समाजवादी विचारधारा पर फोकस किया गया, ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए जो समाजवादी बातों को लागू करते हो। और भारत में जो समाजवादी विचारक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये बहुत सारे हैं। अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं दोस्तों। निष्कर्ष में समाजवाद अपने आप में अंतिम उपाय नहीं है, ये भी अनेक श्रेणियों में बढ़ चुका है, क्योंकि हर विचारकों का जो समूह वो अपना तरीका दिखाता है कि नहीं ये बेहतर है। तो इसीलिए इसमें अनेक श्रेणियां हैं, लेकिन फिर भी ये वर्तमान समय में बेहतर कारगर साबित हो रहा है। जो समाज में शोषण है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, ये बात करता है व्यक्ति की समानता की, व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकताएं, व्यक्ति और समाज में जो व्याप्त शोषण, भ्रष्टाचार, उन सब के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए ये फिर भी भले ही काल्पनिक कहें, लेकिन ये ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जहाँ किसी प्रकार का शोषण नहीं है, सभी के साथ समानता का व्यवहार हो रहा हो। तो इनके जो आदर्श हैं बहुत अच्छे हैं, इनको हम प्राप्त कर सकते हैं।
निश्चित तौर पे कोई भी विचारधारा अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, उसमें निश्चित रूप से कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों के होते हुए भी, जिस प्रकार से जैसे एक गाड़ी आप खरीदते हो और आगे जाते हो गाड़ी खराब हो जाती है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उस गाड़ी को छोड़ दें। क्या करना चाहिए, गाड़ी की जो खराबी है उसको ठीक करके उसको हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो समाजवाद में भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करते हुए हम एक अच्छे समाज की स्थापना करते हुए व्यक्ति के जीवन को सुखमयी और आदर्शपूर्ण बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, समाजवाद। मैंने अपने भी विचार डाले हैं दोस्तों की, कुछ मौलिक विचार, और वैसे हर व्यक्ति समाजवादी या कोई न कोई विचारक जरूर होता है, आप भी हैं दोस्तों। तो जरूरी नहीं कि विचारक जो वो होता है जो लिखता है, जिसके बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, हर व्यक्ति चिंतन करता है, हर व्यक्ति एक विचारक होता है। किसी व्यवस्था के प्रति, किसी चीज़ के प्रति आपका क्या नज़रिया है, यही आपको एक विचारक बनाता है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान तरीके से ये राजनीतिक विचारधाराएं जो हैं बहुत स्पष्ट रखी जाएं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट में भी बता सकते हो कैसा लगा, और अपने दोस्तों और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो राजनीति विज्ञान में रुचि रखते हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, चाहे कम्पिटिटिव हो जाए चाहे एकेडमिक हो, कोई भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सबका।